हाँ तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा कंटेंट है क्लास 9th का चैप्टर 1। क्लास 9th का चैप्टर 1 है जिसका नाम है विज्ञान एवं मापन। तो ये फिजिक्स है और हम लोग जो ये तैयारी कर रहे हैं 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 के जो एग्जाम होंगे उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमको पूरी है कि आपको 100% कंसेप्ट हम क्लियर करके देंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरुआत करने से पहले हम माँ सरस्वती की वंदना करते ही है और आप सबों से भी हम ये कहते हैं कि एक बार जरूर माँ सरस्वती को मन में ही याद करिए, जो कि आपको इस शुभ कार्य में आपका साथ दे। तो चलिए, हमारा आज का मोटिवेशनल चीज क्या है? तो मेन हम लोग चीज कर क्या रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में आलस करना ना, ये जान लीजिए, जब आप पढ़ाई में आलस कर रहे हैं तो वही होता है आप अपने माता पिता का जो बलिदान है, माता पिता जो आपके प्रति बलिदान कर रहे हैं, उस बलिदान का आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये जान लीजिए। तो आज का मोटिवेशनल बात यही है कि पढ़ाई के समय में आलस करना, अपने माता पिता के आपके प्रति बलिदान का मजाक उड़ाना है। आपके जो माता पिता रोज सुबह सुबह जब उठते होंगे, आपको उठाते होंगे, उस समय में आपके माता पिता के मन में आपके प्रति यही भावना उत्पन्न होती है कि हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा इन फ्यूचर बहुत आगे बुलंदियों को छुए, इसके लिए ये जो पढ़ रहा है, पढ़ने में जो है ये आगे बढ़े। आप लोग यहाँ आकर के अगर क्लास में आलस करते हैं या उठने में या पढ़ने में आलस करते हैं तो ये समझिए कि आपके प्रति जो आपके माँ बाप का या आपके माता पिताजी का एक बलिदान है, उस बलिदान का आप मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये मोटिवेशनल क्वेट्स था। तो चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं श्री गणेश करते हुए। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग 9th में पढ़ते हैं, वो पहला टॉपिक होता है विज्ञान। क्या होता है बाबू? विज्ञान। विज्ञान किसको कहते हैं या विज्ञान से आप क्या समझते हैं? विज्ञान क्या है? तो विज्ञान को परिभाषित करिए। तो विज्ञान किसको कहते हैं? तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त, यहाँ विस्तार पूर्वक या एवं क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है। क्रमबद्ध मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिकली मतलब क्या? जैसे हम लोग पहला पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टम चेन बना हुआ है कि पहले यही करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है कि नहीं है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको क्या बताया कि शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं पढ़ाई, उस समय वो आप पढ़ना शुरू करते हैं, 1-2 पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं, क्या ऐसा का होता है? सीधे एकदम उठे, 6 साल में एडमिशन हुआ सीधे गुना भाग सीखना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा सिस्टम एक चेन बना हुआ है, उस चेन के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। आप भले ही नाम लिखाइए, उसके बाद आप भाग सीखिए, लेकिन सीखना आपको 0 से ही पड़ेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है? इसी को क्रमबद्ध ज्ञान कहते हैं। मतलब सिस्टमेटिकली जो नॉलेज होती है वो हमको क्रमबद्ध ज्ञान जो देता है उसी को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान कहता है मनुष्य के अवलोकन मतलब थिंकिंग, अवलोकन मतलब थिंकिंग, जो आप सोच रहे हैं, अवलोक कर रहे हैं, जो मान रहे हैं, एवं प्रयोग मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट जगह कहते हैं। एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, नमक बनाए, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हमने, सड़कें बनाया, परिवहन बनाया, हवाई जहाज बनाया, मतलब रॉकेट बनाए, इतनी चीजें बनाई। ये सारी चीजें हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट है। क्या वो? एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग प्रयोग कहते हैं। तो यही प्रयोगों से प्राप्त मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य जो सोचता है और जो प्रयोग करता है, उसका जो विस्तार पूर्वक एवं सिस्टमेटिकली का जो नॉलेज है, सिस्टमेटिकली ज्ञान जो है, विस्तार पूर्वक एवं क्रमबद्ध ज्ञान है, ये जो हमें सिखाती है उसी को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। जान लीजिए, फिर से समझिए, हमने क्या कहा? मनुष्य जो सोचता है, अवलोकन करता है, महसूस करता है और जो बनाता है, प्रयोग करता है, उसका जो क्रमबद्ध ज्ञान है या उसका जो विस्तार पूर्वक ज्ञान है,
वही जो हमें दिखाता है, बताता है, समझाता है, सिखाता है, वही विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है वो? विज्ञान कहलाता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है मनुष्य के अवलोकनों एवं प्रयोगों से प्राप्त विस्तार पूर्वक या वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के वो दो ब्रांचेस होती है, मतलब शाखाएं होती है। जैसे आप लोग सुने होइएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुते ब्रांच है, नहीं? ठीक उसी तरह से विज्ञान का भी दो ब्रांच होता है। एगो ब्रांच को हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं और दूसरे ब्रांच को हम लोग बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस मतलब जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस मतलब जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान जिसको कहते हैं। तो आइए फिजिकल साइंस को हम लोग देखते हैं, फिजिकल साइंस को जानते हैं। और ध्यान से समझिए बाबू, हम लोगों का जो अवलोकन है, थिंकिंग है, ये दो वस्तुओं पर हम लोग करते हैं। एक जो निर्जीव वस्तु होता है उस पर हम लोग अवलोकन करते हैं, एक जो सजीव वस्तु होता है हम लोग उस पर अवलोकन करते हैं। नहीं तो जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? भौतिक विज्ञान। और जिसमें हम लोग सजीव वस्तुओं के बारे में विस्तृत नॉलेज लेंगे, विस्तृत जानकारी हमको मिलेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान कहेंगे। आइए हम लोग इसको स्लाइड बाय स्लाइड समझते चलते। सबसे पहला होता है भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, एकदम खूब डीपली नॉलेज लेते हैं, तो वही क्या कहलाएगी? भौतिक विज्ञान कहलाएगी। उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए तो भौतिकी, या फिर कह दिया जाए रसायन शास्त्र, या कह दिया जाए भूगोल, या कह दिया खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। अब इस सब से आपको क्या समझ में आता है? इस सब से समझने का मतलब है बाबू, हम लोग जो खुद से बनाए हुए चीज है या मान लीजिए और भी सारी बातें जो क्या हुई है तो हम लोगों के द्वारा बनाई गई है, और जो कि निर्जीव है, क्या है? निर्जीव है, उसके बारे में हम अध्ययन करते चले जा रहे हैं, तो मतलब वही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। अब ये जैविक विज्ञान किसको कहते हैं बाबू? तो जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में? सजीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान करेंगे या नॉलेज लेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो जैविक विज्ञान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वनस्पति शास्त्र में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। प्राणी शास्त्र में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? प्राणियों के बारे में जानेंगे, इंसानों के बारे में जानेंगे, या जितने भी बड़े बड़े जीव हैं उनके बारे में जानना शुरू करेंगे। मानव शास्त्र मतलब मानवों के बारे में जानना शुरू करेंगे, इत्यादि। ठीक है। अब आइए बाबू, भौतिकी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग अभी जो क्लास ले रहे हैं या हम क्लास में बैठे हुए हैं, ये किस चीज का क्लास चल रहा है बाबू? भौतिकी का क्लास चल रहा है। ये भौतिकी क्या होता है? तो भौतिकी बाबू, जिस तरह से हमने कहा विज्ञान के दो ब्रांचेस होते हैं। किसके? विज्ञान के। विज्ञान के हमने कितने ब्रांचेस कहा बाबू? दो ब्रांचेस। कितने ब्रांचेस? दो। जो कि हमने क्या कहा? पहला भौतिक विज्ञान, और दूसरा हमने क्या कहा? जैविक विज्ञान। ठीक है। अब इसी तरह से इस भौतिक विज्ञान के दो ब्रांच हो जाते हैं बाबू, जिसमें एक को हम लोग भौतिकी कहते हैं और दूसरे को रसायन शास्त्र कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। अंग्रेजी में इसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं और इसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो अभी क्लास ले रहे हैं या हम लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो हम लोग बाबू भौतिकी के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े? भौतिकी। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। भौतिकी जो है ना, वो भौतिक विज्ञान का एक भाग है। ठीक है। भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। वास्तव में क्यों कहा जाता है? तो वास्तव में ये जो फिजिक्स है इसका ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है क्या? प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। मतलब ये समझिए कि भौतिक मूल रूप से संस्कृत का अति है, मतलब संस्कृत का क्या है? शब्द है जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार। क्या होता है बाबू? भौतिक संसार। तो अच्छा, इससे क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आया कि हम लोग जो है इसमें क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में या भौतिकी में, या तो प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और नहीं तो प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। या कह सकते कि जो नेचुरल फेनोमेना होता है, फेनोमेना मतलब घटना है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुखाड़, जो सी चीजें होती है सारी की सारी क्या कहलाती है? ये नेचुरल फेनोमेना कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? नेचुरल फेनोमेना, जिसको हम लोग प्रकृति क्या कहते हैं? प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। ठीक है। तो भौतिकी जो हमारा है इसमें हम लोग केवल
क्या, किसके बारे में? नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में बात करेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है, या तो प्रकृति के बारे में बात करेंगे और नहीं तो प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझिए, ये जो फिजिक्स शब्द है वो किससे, ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका नाम है, उस शब्द का नाम है फ्यूसिस, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है बाबू? प्रकृति। और भौतिक जो है या भौतिकी जो है वो मूल रूप से संस्कृत का शब्द होता है, जिसका मतलब ही होता है भौतिक संसार। क्या होता है इसका मतलब? भौतिक संसार। अब आइए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहां देखिए लिखा हुआ है भौतिकी के बारे में, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी। क्लियर है? चलिए, अब विभिन्न विज्ञानों का भौतिकी से क्या संबंध है? जो हम लोग कहते हैं ना, केमिस्ट्री का फिजिक्स से क्या लेना देना, मैथ का फिजिक्स से क्या लेना देना, जो अलग अलग हमारे विषय हैं, उन विषयों का हमारे फिजिक्स से क्या लेना देना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमने क्या कहा कि भौतिकी का रसायन शास्त्र से क्या लेना देना, फिजिक्स का केमिस्ट्री से क्या लिंक है? तो अब आधुनिक भौतिकी में वर्णित परमाणु संरचना, जो परमाणु की संरचना है वो रेडियो सक्रियता है, एक्स किरणें है, विवर्तन है, इत्यादि घटनाएं रसायन शास्त्रियों को काफी मदद पहुंचाती है। रसायन शास्त्री को आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने में भी फिजिक्स बहुत ज्यादा मददगार होता है। रासायनिक बंधन में भी जो ये रासायनिक संरचना की जटिलता होती है, उसको खत्म करने में फिजिक्स की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होती है बाबू। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मदद से। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन की मदद। तो याद रखिएगा कि फिजिक्स का केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा लेना देना। फिजिक्स का केमिस्ट्री में बहुत ही योगदान है, जो कि हमने आपको बताया नहीं किस चीज के बारे में। तो जब परमाणुओं की संरचना की बात करते हैं, उसमें फिजिक्स का वहां जरूरत पड़ जाता है। हम जब रेडियो सक्रियता की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव जो एटम्स होते हैं उनकी बात करते हैं, तो वहां भी किसी बात हो जाती है, फिजिक्स की बात हो जाती है। एक्स किरणों की बात करते हैं, जैसे आप लोग सुनते आएंगे कैथोड रे होता है, एनोड रे होता है, तो इन सब चीजों के बारे में जब बात हम करेंगे तो उसमें भी फिजिक्स का बात हो जाता है। अब आगे बढ़ते बाबू, इन सभी प्रकार की घटनाओं में जहां भी रसायन शास्त्री को कहीं जरूरत मिली है या दिक्कत परेशानियां हुई है, भौतिकी उस समय में उस परेशानियों को समाप्त करके रखा हुआ है। तो कह सकते हैं बाबू, भौतिकी का रसायन शास्त्र में बहुत बड़ा संबंध है। ये नहीं कह सकते कि भौतिकी का रसायन शास्त्र में कोई संबंध नहीं है, बहुत ज्यादा संबंध है। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए आगे बढ़े। हम आगे का हमारा टॉपिक है भौतिकी का प्राणी विज्ञान में क्या संबंध है बाबू। प्राणी विज्ञान, जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? जीवों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जीवों के बारे में। उसमें क्या संबंध है? तो ध्यान से देखिए बाबू, प्राणी विज्ञान में सबसे ज्यादा जरूरत होती है सूक्ष्मदर्शियों की। किसकी जरूरत होती है? सूक्ष्मदर्शी की। क्यों? क्योंकि इससे ही हम लोगों का क्या होता है, तो जैविक जो घटनाएं होती है या जैविक चीजें जो होती है, या छोटे मोटे जीव जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं या जीवाणु कहते हैं, उन चीजों से हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं का अगर निवारण कर पाता है सूक्ष्मदर्शी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं किसका योगदान होता है? फिजिक्स का योगदान होता है। तो ध्यान से देखिए, फिजिक्स का प्राणी विज्ञान में भी महत्व आ गया। अब आइए बाबू, खगोल शास्त्र की बात करिएगा। खगोल शास्त्र किसको कहते हैं? तो जिसमें हम लोग किसके बारे में जानते हैं? तो जिसमें हम लोग पृथ्वी, ग्रह, कृत्रिम उपग्रह या उपग्रह, इन सब चीजों के बारे में बात करें। सॉरी, कृत्रिम उपग्रह की बात नहीं करेंगे हम लोग, उपग्रह की बात करेंगे। इन सब चीजों को देखने में, तारों को देखने में दूरबीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दूरबीन की। और जब दूरबीन का उपयोग करके हम आकाशीय पिंड को देखते हैं, उसमें भी फिजिक्स का योगदान हो जाता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि खगोल शास्त्र में भी इसका योगदान है। अब आगे बात करिए, गणित में क्या योगदान है बाबू। भौतिकी के जितने भी सिद्धांत है गणितीय विचार से सिद्ध होते हैं। वास्तव में भौतिकी को जो है ना, भौतिकी को, मैथमेटिक्स को जो है सो भौतिक विज्ञान की भाषा कहते हैं। यहाँ लिखल है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब बेसिकली ये समझ लीजिए कि मैथ तो पूरा पूरी फिजिक्स से है। फिजिक्स में मैथ का तो बहुत बड़ा हाथ, या मैथ में कह सकते हैं फिजिक्स का बहुत बड़ा हाथ। आगे चलिए, तो ये रहा हमारे फिजिक्स का अलग अलग विषयों से क्या संबंध है इन चीजों के बारे में। अब हम इसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे का जो हमारा चीज है, हम लोग भौतिक राशि को समझते हैं। किसको समझते हैं बाबू? भौतिक राशि। भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो वैसी राशि जो मापी जा सकती हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि। क्या कहते हैं बाबू? भौतिक राशि जो मापी जाती है। जैसे मान लीजिए दूरी, जैसे मान लीजिए चाल, जैसे मान लीजिए वेग, जैसे मान लीजिए त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, इस सब के सब क्या कहलाती है? इस सब के सब राशि कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? राशि। राशि दो प्रकार के होते हैं बाबू, एगो सदिश राशि, एगो अदिश राशि, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। सदिश राशि किसको कहेंगे? तो वैसी राशि जिसमें दिशा और साथ ही साथ में क्या हो? परिमाण हो। वैसे राशियों में परिमाण होती है, मापी जाती है परिमाण बाबू। क्या मापी जाती है? परिमाण। तो जब हम भौतिक राशि की बात करते हैं तो भौतिक राशि उस राशि की बात करते हैं, या भौतिक राशि उस राशि को कहते हैं जिसका परिमाण मापा जाता हो। हम मापने की बात करें, किसको मापते हैं? परिमाण को मापते हैं। किसको मापते हैं बाबू? परिमाण को। तो ठीक उसी तरह से कहा जाता है भौतिक राशि में कि वैसी राशि, सॉरी अदिश राशि में वैसी राशि जिसमें परिमाण तो हो ही, साथ साथ अगर दिशा भी होता है तो वो सदिश राशि कहलाती है। और वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसको अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अदिश राशि। तो आप लोग जाइएगा तो सुनिएगा, दिशा, दूरी जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। काहे अदिश राशि होती है? दूरी किसको कहते हैं बाबू? आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दूलेशन, उसमें पढ़ेंगे दूरी किधरों भूल जाइए वो दूरी कहलाती है। कहने का मतलब क्या है? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा उठा, कहा हमको चिमनी पर जाना है, तो यहां से गया, वो रास्ता पकड़ा, तब चिमनी पर चला गया, वो दूरी हो गया। कोई उठा यहां से मोइन पर चल गया, मोइन पर से एकदम घूमते हुए चौमेर तब आया चिमनी पर, वो दूरी हो गया। नहीं, तो दूरी किसको कहेंगे? जितना पथ की लंबाई आप तय कर लिए हैं, जितना आप चल दिए हैं पथ पर, रास्ते पर, उस सभी की सभी आपकी दूरी कहलाती है। किसी दिशा की मोहताज दूरी नहीं होती है। किसी दिशा से दूरी का कोई लेना देना नहीं। तो दूरी को इसीलिए क्या कहा जाता है बाबू? अदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदिश राशि। तो जब दूरी की बात की जाए कि दूरी कैसी राशि होती है, तो दूरी एक अदिश राशि है। इसी के विपरीत में, या इसी का कह सकते हैं भाई समझिए, चचेरा उचेरा या सहोदर भाई समझिए, विस्थापन होता है। क्या होता है बाबू? विस्थापन। अब विस्थापन एक सदिश राशि होती है बाबू। कैसे विस्थापन एक सदिश राशि होती है? तो विस्थापन सदिश राशि इसीलिए कही जाती है क्योंकि विस्थापन जो होती है वो किसी भी दूरी का एकदम न्यूनतम की दूरी होती है। मान लीजिए हमको यहां से लेकर के चिमनी पर जाना है, तो एगो रास्ता ऐसे ऐसे करके जा रहा है, एगो रास्ता डायरेक्ट ऐसे जा रहा है। तो ये रास्ता जो हम तय किए हैं क्या कहलाई? दूरी। आई जो रास्ता तय करेंगे क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन बाबू दिशा के अनुकूल होती है, लेकिन दूरी दिशा के अनुकूल नहीं होती है। तो इसीलिए दूरी को अदिश राशि कहा जाता है और विस्थापन को सदिश राशि कहा जाता है। तो दोनों ही राशियों को समझ गए होंगे, अदिश राशि किसको कहेंगे और सदिश राशि किसको कहेंगे। अदिश नाम से समझिए, अदिश। तो अगर जब ये बाबू राशि है, भौतिक राशि है, परिमाण होगा ही होगा। क्या होगा? परिमाण होगा। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अदिश किसको कहेंगे? परिमाण है तो अदिश कह दे? नहीं बाबू, सदिश में भी परिमाण और अदिश में भी परिमाण। तो फिर कैसे उसको सदिश और अदिश डिफरेंशिएट करेंगे? तो बाबू ओ मतलब होता है नहीं, अदिश मतलब होता है दिशा। जिसमें दिशा नहीं हो तो अदिश। क्या होगा? अदिश। अगर सदिश की बात करेंगे तो सदिश। सौ मतलब हाँ, अदिश मतलब दिशा। जिसमें दिशा है उसको हम सदिश कह दें। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? तो अदिश और सदिश राशियां ये कहलाएगी। ठीक है बाबू। अब आइए हम लोग देखते हैं मात्रक को। मात्रक किसको कहते हैं? तो बाबू वैसा मानक होता है या वैसा स्टैंडर्ड होता है जो भौतिक राशि मापने में सहायक होता है, भौतिक राशि को मापने में सहायता प्रदान करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मात्रक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते होंगे कि मीटर को, सॉरी लंबाई को मीटर में मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में माप देते हैं, चौड़ाई को भी मीटर और सेंटीमीटर में मापते हैं। नहीं, तो मीटर और सेंटीमीटर जो है वो क्या है? मात्रक है बाबू। क्या है? मात्रक। किसका मात्रक है? तो बाबू किसका मात्रक है ये? तो लंबाई की मात्रक है, चौड़ाई का मात्रक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो कहने का मतलब क्या है कि मात्रक उस मानक को कहते हैं, उस स्टैंडर्ड को कहते हैं जो भौतिक राशि मापने में सहायता प्रदान करती है, या जो भौतिक राशि को मापती है उसी को हम लोग मानक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहाँ फुट लिखल है, लंबाई को फुट से मापी जाती है अलग अलग जगहों पर, सेंटीमीटर लंबाई को मापा जाता है, मीटर लंबाई को मापते हैं, ग्राम और किलोग्राम में हम लोग वजन को मापते हैं। नहीं, द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? ग्राम और किलोग्राम में, केजी में। अब आइए बाबू, पाउंड की बात करिएगा, यह मापने में काम आता है। किस चीज को मापने में? द्रव्यमान को मापने में। ब्रिटिश में जाइएगा ना, इंग्लैंड सब में, वहां पाउंड में मापी जाती है। आगे आइएगा बाबू, सेकेंड, सेकेंड में हम किस चीज को मापते हैं? समय को। किसको मापते हैं बाबू? सेकेंड को, समय को। अब आगे न्यूटन, न्यूटन किस चीज से मापते? न्यूटन को किस चीज से मापते हैं? किस चीज को न्यूटन से मापते हैं? बल को। किसको बाबू? बल को। आगे बाबू, जूल किसको? कार्य को। वाट किसको? शक्ति को। आगे चलिएगा, विद्युतीय शक्ति को। आगे चलिएगा, मीटर प्रति सेकंड, चाल को। नहीं, आराम से कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कहने का मतलब यही हुआ, अगर आपसे मात्रक पूछ दिया जाए तो मात्रक वैसा मानक होता है जिसका उपयोग हम लोग भौतिक राशि मापने में करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की चीज को देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है, मात्रक बाबू तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सबसे पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा होता है सहायक मात्रक। आइए मूल मात्रक को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सहायक मात्रक को समझेंगे, और उसके बाद हम इस क्लास को वहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए मूल मात्रक किसको कहते हैं? तो वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, किसी भी अन्य मात्रक से इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे दूसरा मात्रक सहायता लेगा, लेकिन ये किसी दूसरे मात्रक से सहायता नहीं ले सकती है। तो समझ जाइए कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक है। जैसे एग्जाम्पल, इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं, जो आधार होता है। आधार मतलब बेस होता है किसी भी चीज का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करिएगा, कुर्सी बन जाने के बाद ऊपर में आप बनाइए ना बनाइए उससे फर्क नहीं पड़ता है, कुर्सी मजबूती बहुत मायने रखता है कि नहीं है? ऊपर में कहीं कमजोर चल सकता है। आगे का बात करिएगा, तो चूंकि मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7, इसीलिए इन सभी सातों राशियों को मूल मात्रक कहा जाता है। अब 7 कौन कौन सी राशि है बाबू? तो वो होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और रसायन के क्षेत्र में पदार्थों का क्या चीज? पदार्थों के अणुओं को मापना, जिसको हम लोग मोल से मापते हैं। किसे मापते हैं? मोल से। तो आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। मूल मात्रक समझ में आ गया। मूल मात्रक किसको कहेंगे? ऐसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक की सहायता, जिसके किसमें? वैसा मात्रक जो खुद स्वयं पर निर्भर होता है, किसी दूसरे मात्रक की सहायता नहीं लेती है। किसमें बाबू? मापने में। किसमें? मापने में, मापदंड के लिए। अगर किसी दूसरे मात्रक की सहायता नहीं लेती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मूल मात्रक की कुल संख्या कितनी होती है? 7, जिसमें सबसे पहला क्या होता है? लंबाई, दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां रासायनिक पदार्थ के किस चीज के? अणुओं की मापना, अणुओं को मापना। आगे जो अगला होता है व्युत्पन्न राशि। तो वैसी राशियां जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब जो खुद से नहीं तैयार होता है बल्कि मूल मात्रक की सहायता से बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं बाबू? व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ देखिए लिखा है, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हम जानते हैं चाल के बारे में, चाल का ऐसा मात्रक दूगों पर निर्भर करता है, दूरी के मात्रक पर और समय के मात्रक पर। ठीक है, तो इसीलिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, मतलब चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है बाबू? मीटर प्रति सेकंड। बट्टा को हम लोग प्रति कहते हैं, बट्टा को क्या कहते हैं? प्रति। तो याद रखिएगा चाल बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, m गुणे a होता है। क्या होता है? m गुणे a। अब द्रव्यमान को जिससे लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है? तो kg। ठीक है, त्वरण को किससे लिखता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक ना? तो अगर बात करिएगा बल का मात्रक, तो बाबू kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको इतना बड़ा नहीं याद रखने के लिए सीधे सीधे एगो न्यूटन बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है बाबू? न्यूटन।
बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कि ना है? तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब इस समझिए बल का मात्रक होगा। क्लियर है कंसेप्ट? कोई डाउट नहीं है? कैसे बन रहा है व्युत्पन्न मात्रक? तो मूल मात्रक की सहायता से। तो हम क्या कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक में? वैसा मात्रक जो मूल मात्रक से निर्मित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, या मूल मात्रक की सहायता से क्या होता है, अपना अस्तित्व बनाता है, या मूल मात्रक की पर ही निर्भर रहता है, उसी को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आगे चलिए बाबू, हम लोग देखते हैं कौन से मात्रक की बात करेंगे? सहायक मात्रक या संपूरक मात्रक। वैसा मात्रक जो मूल राशियों की मदद करती है सहायक मात्रक कहलाती है, तथा सहायक राशि को ही सहायक मात्रक कहा है। मतलब ये समझिए मूल मात्रक में सहायता जो करती है वो क्या होता है? सहायक मात्रक। क्या कहलाता है वो? सहायक मात्रक। तो याद रखिएगा यही। और आगे चलते हैं, जो कि प्रणालियां होगी। हम आज का क्लास यही खत्म करते हैं, प्रणालियों को हम दूसरे क्लास में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आज इतना ज्यादा पढ़ लेना हमको सही नहीं लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं हम आधा से ज्यादा बच्चा ऐसा है जरा एकदम हाफी पे हाफी आ रहा है, मतलब समझ जाइए कि आप क्या हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं। तो इसीलिए आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को भी यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलता हो या ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट इसमें आता हो या फिर अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम इसमें दिख रहा हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।